नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ से अहम खबर की। राजगढ़ में बीजेपी आज बड़ी बैठक कर रही है, जिसमें बड़े बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। दीप प्रज्वलन के साथ ही बीडी शर्मा ने इस पूरी वार्ता का शुभारंभ किया है और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं कुछ वक्त पहले की, जब इस बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बीडी शर्मा इस बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी की इस अहम बैठक में दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। चलती रहती है, ये प्रदेश की बैठक है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चक्रीय क्रम में बैठक चलती है। कभी राजगढ़ है, कभी सीहोर है, कभी आगर है, कभी जबलपुर है, कभी दतिया है, कभी भिंड है, कभी रायसेन है। तो ऐसे अलग अलग जगह, हर जगह जगह बैठ के चलती है। और रहा सवाल इसके एजेंडे का, तो टीम राजगढ़ इसकी व्यवस्था में है। तो सुना आपने, टीम राजगढ़ इसकी व्यवस्था में है और प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक के प्रमुख मानी जा रही है, बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं और इसमें प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद हैं, जिन्होंने दीप प्रज्वलन करके बैठक का शुभारंभ किया। और चलिए सीधे रुक करते राजगढ़ का संवाददाता विजय जोगी लाइव जुड़ गए हैं। विजय, बहुत ही अहम ये बैठक मानी जा रही है, तमाम दिग्गज प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और अभी क्या कुछ अपडेट इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पहली बार दिग्विजय सिंह के गढ़ में जो है ये बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक है वो होने जा रही है और करीबन 1.5 घंटे का समय बीत चुका है बैठक को शुरू हुए। इस बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खुद कर रहे हैं और आने वाले 2023 के जो चुनाव रहेंगे उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा कि किन किन नए चेहरों को जो है इस बार पार्टी में जगह मिलेगी और जिनको टिकट दिया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा होगी। वहीं जो है कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी एक महत्वपूर्ण रणनीति बना रही है कि किस तरह से जो है जनता के बीच में जाके कांग्रेस की जो कमियां हैं उनको दिखाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वोटर जो है वो संतुष्ट बीजेपी से दिख सके। और कहीं ना कहीं अब आने वाले जो उपचुनाव हैं, अभी कुछ ही दिन बाद यहाँ उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, उनको लेकर भी इस बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। करीबन 4:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति पे जो है चर्चा भी की जाएगी। जी, कई सारे मुद्दों को लेकर मंथन की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ बात सामने आई है कि किन किन मुद्दों को लेकर प्रमुखता से इसमें मंथन हो रहा है बैठक में? देखिए, प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत इस बैठक में देखे गए हैं और ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी के गद्दावर नेता हैं जयमान सिंह पवैया, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि इन लोगों ने मीडिया से जरूर दूरी बनाई है, कोई भी कुछ भी कहने से ये लोग बचते नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मेन फोकस जो है उपचुनाव को लेकर देखा जा रहा है। उपचुनाव की सुगबुगाहट अभी से देखी जा रही है, चाहे वो संगठन हो या फिर पार्टी पदाधिकारी, सभी का अगर मेन फोकस है तो वो आने वाले उपचुनाव पर रहेगा, जिससे कि आगे के जो उपचुनाव में किसको टिकट दिया जाएगा, कौन उम्मीदवार जिताऊ होगा, जिस पर पार्टी विश्वास करके आगे मोहर लगाएगी और उसको उपचुनाव में जो है खड़ा किया जाएगा। इन सभी मुद्दे पर ये सभी चर्चा होनी है कार्य समिति की। और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के गढ़ में, राजगढ़ उनका दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, वहां पर कार्य समिति की बैठक होना कहीं ना कहीं कई तरह के जो है सवाल खड़े करती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब अपने जो नॉन सक्रिय कार्यकर्ता है, जो देखा जा रहा है कि मुख्य फोकस उन सीटों पर है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं भोपाल से अहम खबर है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों ने समाज को बांटने का बीड़ा उठा लिया है। वह सद्भावना की बात करते हैं, लेकिन वे जब भी बोलेंगे तो दुर्भावना ही फैलेगी। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने आदिवासियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उनकी माने तो आदिवासियों को लेकर कांग्रेस में दो मुही नीति है और पार्टी में ही उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है।
वहीं जूडा ने एक बार फिर हड़ताल पर चला गया है। आज 5 मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और इस हड़ताल पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि आधिकारिक तौर पर जूडा से बातचीत जारी है, लेकिन उन्हें ऐसे काम बंद नहीं करना चाहिए। जूनियर डॉक्टर ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि पदाधिकारियों के पीजी के जो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं, जिन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है उन पर जो रोक है वो हटा दी जाए। इसी मांग को लेकर अब जूनियर डॉक्टर्स ने हल्ला बोला है और जीएमसी के बाद आप देखेंगे कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो पदाधिकारियों के पीजी के रजिस्ट्रेशन पर रोक को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उन्हीं से बात कर रहे हैं। अरविंद मीना, आप लोगों ने आज फिर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और ये भी कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है उसको जल्द से जल्द निरस्त कर दिया जाए। ये जैसे कि हमारा जो आंदोलन समाप्त हुआ था उसके 2 मंथ बाद एक द्वैसात्मक कार्रवाई करते हुए 3 लोग जो जूडा के सदस्य थे उनके का जो फर्दर रजिस्ट्रेशन होता है हमारा एडिशनल रजिस्ट्रेशन पीजी के बाद उस पर रोक लगा दी गई है। 1 महीने तक हम इंतजार करते रहे। हमने बार बार माननीय मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, उनके अधिकारियों को भी अवगत करवाने की कोशिश की कि एक ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिससे जूडा हड़ताल पे जाएगा और उसकी वजह से जूडा भी तो परेशान होता है हड़ताल में और जो मरीज हैं उनको भी नुकसान होता है। तो आप जो नोटिस अनुचित जो कार्रवाई की है आप इसको वापस लें ताकि जूडा अपना काम करता रहे सुचारू रूप से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर बात हो रही है उनसे, आप लोगों का अभी फिलहाल हड़ताल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से हमने मिलने की कोशिश की थी। अगर माननीय मंत्री जी को इसका अगर पता नहीं है तो उनको अधिकारियों से पता करना चाहिए कि क्यों हुआ। आप लोगों की बातचीत चल रही है नहीं चल रही है? अभी तक हमसे किसी ने बात नहीं की इस पे। रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द जो रोक इनको हटाए नहीं जाती तो फिर आगे क्या करोगे? आगे कंटिन्यू अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो किसी भी जूनियर डॉक्टर को फिर अपनी डिग्री करने के बाद प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम इस चीजों को लेके चाहते हैं कि ये इसका नोटिस जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना हम हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। चलेगी जब तक ये वापस नहीं लिया डेफिनेट रहेगा जब तक नोटिस वापस नहीं होता। बिल्कुल, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं इस बार मोर्चा खोली और ये भी कहा है कि जब तक जो पीजी पदाधिकारियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी है उसको बहाल नहीं कर दिया जाता है या फिर जो कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे वो हटा नहीं दिए जाते हैं, तब तक इस तरीके से जो जूनियर डॉक्टर्स का हल्ला बोले सरकार के खिलाफ वो इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। मुझे मालूम नहीं हड़ताल हो रही है क्या, मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। ने आपसे मिलने के लिए कोई अटेम्प्ट भी नहीं किया है? नहीं, वो आधिकारिक तौर पर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हड़ताल हो रही है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, कहीं कोई हड़ताल जैसी बात नहीं है। काम बंद करके बैठे हैं। आज तो नर्सेज की बात में सपोर्ट कर मुझे लगता है कि काम तो सबको करना चाहिए। प्रदेश में बस ऑपरेटर्स को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3 महीने तक का बस ऑपरेटर का टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। परिवहन मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि कोरोना काल में बसों का संचालन बंद रहा, ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 3 महीने का टैक्स माफ किया जाए और इसे लेकर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बस किराया बढ़ाए जाने को लेकर जल्द फैसला कर सकती है। आए थे और उनसे बैठ के बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कल मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला था कि इन 3 महीनों का इनका कर्ज जो टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम इस पर सहानुभूति पर विचार करेंगे और जो भी संभव होगा बस वालों के साथ में अच्छा होगा। ये बात भी हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे कि पेट्रोल वृद्धि हुई है तो बस वालों के किराए बढ़ाया जाए, लेकिन हमारा सोचना है कि बस वालों का किराया इतनी बढ़ाया जाए जितना कि हमारी आम जनता पर अतिरिक्त भार भी ना आए। आम जनता को रियायत देना भी हमारा काम है और इनकी बस वालों का ध्यान रखना भी काम है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे इससे बचाव करेंगे।
प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि खरगोन मामले पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वे 2-3 दिन में उछल कूद कर मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं और इसलिए किसी को उनके ट्वीट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं विश्वास सारंग ने यूपी में विधानसभा में अलग से नमाज के लिए कक्ष की मांग को लेकर कहा कि प्रदेश में इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। इस देश के भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। कोरोना के कुछ केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और उसके लिए हमने पूरी चौक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि पूरे देश में हम देख रहे हैं हर राज्य में बहुत धीमी गति से परंतु पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी है। इस तरह की कोई भी घटना को सहन नहीं किया जाएगा और दोषी पर भी कार्रवाई होगी और उस पर न्यायिक जांच के भी आदेश हो गए हैं। किसी को भी इस तरह से ना बख्शा जाएगा और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दिग्विजय सिंह जी हर 2-3 दिन में उछल कूद करके मीडिया की सुर्खियों में आना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए कि बिना तथ्य, बिना आंकड़ों और बिना सत्यता के वो झूठ और फरेब के ट्वीट करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं बनेगी और ना इसकी जरूरत है। और यदि झारखंड विधानसभा में ऐसा हुआ है तो वो भी उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाना निश्चित रूप से इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और खबर भोपाल से है, जहां अब शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। सर्टिफिकेट के बिना लोगों को मॉल में एंट्री ही नहीं दी जाएगी। शहर के सभी मॉल के बाहर नो वैक्सीनेशन नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हैं। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर अलर्ट किया जा रहा है और इसी बीच जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं उनको शॉपिंग मॉल और ग्रोसरी स्टोर्स में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक तरह से आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद तमाम जो शॉपिंग मॉल हैं और ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके बाहर इस तरह का ये जो बोर्ड लगाया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि नो एंट्री विदाउट कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके बिना आप लोगों को ग्रोसरी स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल हैं, उसके अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल इस तरह के जो नोटिस बोर्ड है वो हर शॉपिंग मॉल के बाहर और जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनके बाहर चस्पा जरूर किए गए, लेकिन अगर बात करी जाए सख्ती को लेकर तो जहां तक इस तरीके के ये जो बोर्ड लगाए गए हैं ये सिर्फ जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद ही इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं। और अगर किसी के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं यहाँ पर लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि किस तरह की सख्ती ग्रोसरी स्टोर्स अपने स्टोर्स पर बिना वैक्सीनेशन के आने वाले लोगों को अंदर एंट्री देंगे या नहीं। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। राजधानी भोपाल में डेंगू के 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसे मिलाकर कुल आंकड़ा 142 पहुंच गया और इसके अलावा राजधानी में स्क्रब टाइफस बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। बीमारी से पीड़ित 2 मरीजों का चिरायु में इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 20 स्क्रब टाइफस से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं बैतूल में एक प्रसूता को अपने बच्चे को लेकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। भीमपुर स्वास्थ्य केंद्र से प्रसूता एम्बुलेंस से अपने घर के लिए निकली, लेकिन महिला को एम्बुलेंस चालक ने गांव से 20 किलोमीटर पहले ही प्रसूता को छोड़ दिया। चालक ने महिला से कहा कि आगे सड़क खराब है और फिर चालक चला गया। महिला अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर अपनी सास के साथ 3 किलोमीटर तक पैदल चलती रही और इस दौरान कुछ ग्रामीणों का ध्यान इन पर गया और उन्होंने महिला को दामजीपुरा तक पहुंचाया। दामजीपुरा में तहसीलदार जन सुनवाई में मौजूद थे और जब उन्हें ये घटना बताई गई तो उन्होंने तत्काल सीएमएचओ को फोन कर इस बारे में बताया और महिला को उसके गांव पहुंचाया गया। वहीं सीएमएचओ ने इस मामले को काफी शर्मनाक बताया और जांच शुरू कर दी है। एम्बुलेंस वाले ने जिरनाभट्टी तक लाके छोड़ दिया। अच्छा, क्या बोला आपको? रास्ता खराब है, गड्ढा गुड्डी है। तो झरनाभट्टी से आपका गांव कितने किलोमीटर दूर है? 20 किलोमीटर है।
और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा है। भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र के बरखेड़ी में एक युवक पर 4 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। युवक पर तलवार से हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हमले में घायल युवक का चिरायु हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो वहीं जहांगीराबाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर में प्रशासन ने अपराधियों के मकान गिराने की कार्रवाई की है। पुलिस की टीम आज आरोपी राजेश यादव का मकान गिराने के लिए पहुंची और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से अपनी नजर बना रखी गई। साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। खबर भोपाल से है। खरगोन में युवक की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधि दल डीजीपी से मिला। अरुण यादव के नेतृत्व में डीजीपी से मुलाकात हुई। पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, अरुण यादव ने कहा। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि दल पहुंचा, अरुण यादव के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर खरगोन में युवक की मौत मामले में कांग्रेस का प्रतिनिधि दल डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचा और अरुण यादव के साथ ही ये सभी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए। डीजीपी से पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। सस्पेंड किए हम, उनके मुकदमे दर्ज करने की बात की जिनको सस्पेंड किया है थोड़ा पीछे पूरी उसकी गहन जांच करने का आदेश डीजीपी साहब ने प्रस्तुत किया कि करेंगे और उनके खिलाफ आपराधिक। बैतूल के खापामेढ़ा गांव में एक तांत्रिक के घर पर आकाशीय बिजली गिरी और इस हादसे में वहां झाड़ फूंक कराने आई एक महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। खबर सिवनी से, जहां पर गणेशगंज ग्राम के लोगों ने एक बैल की धूमधाम से अंतिम यात्रा निकाली और अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि यह सांड स्थानीय लोगों में काफी लोकप्रिय था। यह इस इलाके में 6 वर्षों से लोगों के बीच रह रहा था। लोग इसे प्यार से नंदी बाबा पुकारते थे और आस्था रखते थे। करीब 10 वर्ष यह सांड दुर्भाग्यवश एक हफ्ते पहले ही एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। पशु चिकित्सक से इलाज करवाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका और मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर में सांड के शव को रखकर अंतिम यात्रा निकाली। पूरी प्रक्रिया और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शोभा यात्रा के रूप में नगर में शोभा यात्रा निकाली गई श्री राम के कीर्तन के साथ, और भगवान को, नंदी महाराज को अंतिम विदाई सभी ने बहुत दुखद होकर के अंतिम विदाई दी। सभी लोगों ने उनकी अंत्येष्टि की और शोभा यात्रा निकाली गाजे बाजे के साथ, और नंदी महाराज का अंतिम संस्कार इस स्मशान घाट में सभी श्रद्धालु भक्तों के माध्यम से किया। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।